हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। यानी आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च करने की या देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में जो भी सवाल हम आपको बताएंगे वो प्रीवियस ईयर में कब पूछा गया ये बताएंगे, और कितनी बार पूछा गया ये भी बताएंगे, और कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का इस क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। वरना आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा नहीं और तैयारी आपका छूट जाएगा। तो आप लोग जो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आप लोग घंटी का आइकन दबाते नहीं हो और फिर होता क्या है पता है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अति लघु प्रश्न से शुरुआत करेंगे और बताएंगे आप लोगों से कौन सा सवाल जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल जो हम बोलेंगे आपको, ये जो निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, इसको आप मेरी ओर से ले लेना। ठीक है, ये हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है ना, ये हम सजेस्ट कर रहे हैं कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो। ऐसा ये सवाल अभी तक बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि इसको आप लोगों को याद करके जाना है। ऐसी शासन व्यवस्था जहां सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, कोई अंकुश नहीं रहता। निरंकुश, अंकुश का मतलब क्या है? कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना। अब ये कह रहा है कि कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता था, जो अत्यंत केंद्रीकृत होता था, यानी सेंट्रल होता था। राज्य से उसको कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा बात होगा तो फोन लगाओ दिल्ली, दिल्ली से पता करो। ठीक है, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। ये काफ़ी छोटा है इसको, लेकिन याद कर लीजिएगा, ये मेरे ओर से सजेस्टेड है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कल्पना दर्श क्या है, यूटोपिया क्या है, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। ये सवाल 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है, तो हो सकता है कि सेटर के सामने ये सवाल आपका घूम कर आए। कल्पना दर्श क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। और सॉरी, ये वाला सवाल जो है ना, मुझे लगता है निरंकुशवाद वाला जो सवाल है, मैंने बोला कि अभी तक पूछा नहीं, ऐसा गलती हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है, ये 2012 में और 16 में शायद पूछा था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे। ठीक है, लेकिन मेरी ओर से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कर लेना। 2 बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया है और अभी पूछ लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आपको बताते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका आ जाइएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, देखेंगे कौन सा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और क्या आपका रोल निभा सकता है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अब आप बोलोगे नहीं सभी इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो आप कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। ठीक है ना, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ये जो सवाल देख रहे हो आप, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ये जो सवाल है ना, ये सवाल, इस सवाल से पहले एक सवाल और है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, जनमत संग्रह क्या है। ठीक है, इसको आप लोगों को कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसको जनमत संग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पे देखोगे टिप्पणी लिखने के लिए पहले बहुत आता था, लेकिन इधर नहीं आता, तो हम अभी सजेस्ट आपको नहीं कर रहे। अगर आपने याद कर लिया तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इतने कम समय में हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जूसेफे मैथ्सनी हो गया, या कॉन्ट कैमिलो दे कावुर हो गया, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, राष्ट्र संघ में ये जो होती है ना, ये काफ़ी जो है मतलब कि होता है। ठीक है ना, तो पहले ऐसा बहुत ये सवाल जो है ना बहुत पूछा जाता था, पर इधर देखा जा रहा है कई बार से ये सवाल जो है पूछने की संभावनाएं इसकी काफ़ी कम हो गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी, ये टिप्पणी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देखना है। तो राष्ट्रवादी संघर्षों में सारी दुनिया में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित कर लिया, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, यानी कि हिस्सा लिया। शिरकत करने का मतलब हिस्सा लिया। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ, तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों के मार्ग प्रशस्त हुए। ठीक है, तो ये इसको आप देख लेना।
इसके बाद देखिए ये वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6, मैरियान और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है, उसका क्या महत्व था। ये सवाल जो आपका 2012 में भी पूछा गया है और 2014 में भी पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग देख करके जाना। यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया, यानी नारी के चिन्हों का प्रयोग किया था उन लोगों ने। ठीक है, तो फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मैरियन दिया गया, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। मैरियन की छवि को सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इसको याद कर लीजिएगा, 2 बार यह सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका वो यहाँ है। ठीक है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ये सवाल 2011 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, यानी कि सेटर के दिमाग में ये सवाल आएगा। ठीक है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था जो अपने पतन के कगार पे था, यानी वो समाप्ति के कगार पे था। स्लाव बाल्कन के जातीय समूह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। ठीक है, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। अतः इन्हीं सभी कारणों से बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। चलिए दीर्घ प्रश्नों की बात करेंगे। दीर्घ प्रश्नों में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो ये सवाल जो है आपका 2009 में पूछा गया है और 2020 में भी ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, 2 बार पूछा है ये सवाल, ध्यान में रखिएगा। तो ये सवाल पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का आपका वर्णन करना है। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, इसके बाद है हमारा लेखन। लेकिन राष्ट्रीय निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों में भी समर्थन था। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इतना कम समय है, जिसको भाई याद हो सकता है वही इतना बड़ा याद कर पाएंगे, वरना आप क्या करना, एक लाइन ये वाला ले लेना ऊपर वाला। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप अच्छा से जल्दीबाजी में याद कर सकते हो वो ले लेना। ठीक है, जैसे ऑटोमन बिस्मार्क ने इस आंदोलन की परसा सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस 3 युद्धों में परसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। ये 3 पॉइंट जो है लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। भले ही आप बीच के 2 पॉइंट को घसका दें, लेकिन लास्ट के 3 पॉइंट को आप नहीं घसका सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप सभी का आंसर अच्छे से वीडियो रोक कर लिख पाओ। ठीक है, पूरा पढ़ूंगा, काफ़ी देर लगेगा, पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, याद तो आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है। अब आओ यहाँ पे दूसरा सवाल, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है। और ये सवाल आपका आया है 2013 में बोर्ड एग्जाम में और 2015 के भी बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख कर जाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पहला जो आपका जो पैराग्राफ है इसको तो आपको लिखना ही होगा। इटली के एकीकरण में विक्टर एम्नुअल द्वितीय ने वित्त मंत्री प्रमुख कावूर और गौरीबाल्टी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। उसके बाद लिखिएगा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, लिख करके यहाँ पे लिखिएगा नंबर को, इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको ये दूसरा पॉइंट भी आपको ले लेना है। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एम्नुअल द्वितीय को दे दिया गया। ये वाला पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको लेना होगा वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए। जो कमजोर छात्र हैं, जो कमजोर छात्रा हैं, जिनको याद करने में दिक्कत होती है, ये पॉइंट एक पॉइंट घसका दीजिए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है उतना याद करने का। एक पॉइंट घसकाने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है,
यहाँ पे आने के बाद आप ये अंगों और चौ नंबर दोनों को लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपका ये आंसर थोड़ा देर के लिए कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। अब आप लोग का इतना आंसर हो जाएगा कि आपका वहाँ पे नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब बाकी भाई जिसको पूरा लिखना है वो पूरा लिखिएगा। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आपको छोड़कर आंसर लिखना है, नहीं लिखना है। भाई जिसको याद नहीं होता उसके लिए थोड़ा बहुत शॉर्टकट करना होगा, नहीं करेगा, इनके पास समय नहीं है उतना लंबा लंबा, वो कैसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था, यानी ठीक इसके पिछले साल को। पिछले साल में देखिए ये सवाल, कोई बोलेगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा? देखिए ना, सवाल देखने से लगता है कि ये सवाल कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, लेकिन यही सवाल 2023 में आया है। आपको विश्वास नहीं तो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। 2023 में ये सवाल पूछा गया। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन। कोई भी सेटर ये क्वेश्चन को अपने सेटर में नहीं, इसीलिए हम कहते हैं ना सेटर वेटर कुछ होता नहीं बाबू। जो एग्जाम सेटलमेंट करता है ना उसका मन घुमा तो वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब किस्मत की बात है, कोई हम बताएंगे 10 सवाल, उसमें से 5 आ जाएगा तो बोलेगा हाँ भैया तो बताएं तो उसमें से आधा आधा सवाल लग गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब किस्मत की बातें हैं, ठीक है ना। कभी भी किसी का सवाल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। हम ही को सेटर बना देगा ना, हम ऐसा सा सवाल सेटिंग करेंगे ना कि जितना भी सेटर है ना यूट्यूब पे सब फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये फंडा यही लगता है, ठीक है ना भाई। तो आप लोग अपना मेहनत से पढ़ो, ठीक है, वैसा दिमाग मत लगाओ। चलो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसे समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग, उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों में की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो, ठीक है। बात समझ में आया? उसके बाद देखिए यहाँ पे राजनीतिक विचार आपको देना है, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, ये 3 विचार आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से आप जो है 2-2 पॉइंट सब में दिया है, ठीक है ना, तो आपको 2-2 पॉइंट याद करना होगा। और एग्जाम के समय में अगर आप भूल भी जाते हो तो वहाँ पे आप 1-1 पॉइंट लिख सकते हो। तो आप राजनीतिक विचार यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक करके इसको नोट करो। उसके नीचे लिखिएगा सामाजिक विचार, इसको भी आप ले लो, ठीक है। और उसके बाद फिर लिख लो आर्थिक विचार, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो रोक कर नोट कर लो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।